नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए, बातों का क्या है, बातें तो होती रहती हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर नज़दीक भी है। तो देर किस बात की, 25 क्वेश्चन पहले हिंदी के निपटाएंगे, फिर अंग्रेजी के, फिर 25 क्वेश्चन जीके के, फिर 25 क्वेश्चन करेंगे हम मैथ के। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें पूछा है नौकर का पर्यायवाची शब्द है। नौकर जो होता है वो सेवक होता है भैया, सेवा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेटर, यानी जो कोऑर्डिनेटर होता है, इसका हिंदी समानार्थी क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कहते हो जो कोऑर्डिनेटर है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, या इसका हिंदी समानार्थी क्या होगा। तो ये हो जाएगा भैया आपका समन्वयक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वकीय का विलोम है। तो स्वकीय का विलोम हमें बताना है, तो हो जाएगा परकीय। स्वयं किया मतलब स्वयं किया, और परकीय मतलब दूसरे से कराया। भाई हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास होगा। तो राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, ये संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा उमेश शब्द में कौन सी संधि है। तो उमेश शब्द में यदि संधि की हम बात करें तो इसमें भैया गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो देखो, वाक्य पढ़ के देख लो, आपको पता लग जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला पढ़ते हैं, मुझे घर जाने की जल्दी है। तो भैया ये ही आपका ठीक है। हमसे पूछा वाक्य सही, पहला ही सही है, तो आगे को बढ़ो ही मत, क्योंकि आपको आंसर मिल गया है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में हमसे क्या कहा है, 7 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द की यदि हम बात करें तो ऐसे लिखा जाता है अनुग्रहित। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं, तो 8 में हमसे पूछा है कि जिसमें शक्ति न हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। मतलब वन वर्ड पूछा, वाक्यांश पूछा, वाक्य के लिए एक शब्द पूछा। ठीक है, जिसमें शक्ति ना हो वो क्या हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में क्या कहा है इसको देख लीजिए। 9 में हमसे कहा जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य है। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जनता द्वारा जो राज्य चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं, और जो राजा के द्वारा चलाया जाता है उसे राजतंत्र कहते हैं। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में क्या कहा है, 10 में हमसे कहा है कि निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये जो दिगंबर शब्द दिया है ना, इसका संधि विच्छेद हमसे पूछा, तो हो जाएगा दिक प्लस अंबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या के नीचे हलंत लगेगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि जिसका अंत न हो के लिए शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो भैया जिसका अंत ना हो तो वो तो अनंत होगा ना, जिसका अंत ना हो वो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ये पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, तो वह विदुषी महिला है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूं, तो 13 में कहा आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो आ उपसर्ग है वो उपसर्ग लगता है शब्द के शुरू में, और ये हमसे पूछे आ उपसर्ग कौन से शब्द में लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करें तो इसमें लिख दिया जीवन में आ लगा दिया, तो क्या हो गया आजीवन। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है बंदरिया, बंदर की बंदरिया। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो प्रत्यय वो होता है जो बाद में लगता है, तो बंदर प्लस या। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बंदर प्लस या यानी बंदरिया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में कहा है कि वह तख्त पर सोता है, कौन सा वाच्य है। तो वह तख्त पर सोता है, तो इसमें कृत वाच्य हो जाएगा, क्योंकि कौन सो रहा है, वह, और वह क्या है कर्ता, जिसमें कर्ता होता है वह कृत, और जिसमें कर्म होता है वो कर्म वाच्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो इसमें कह दिया किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है। मतलब हिंदी की इंग्लिश पूछे, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की यदि मैं बात करूं तो इसमें रिकमेंडेड यानी संतुष्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिकमेंडेड संतुष्ट। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में हमसे पूछा है कि च, छ, जय और झ उदाहरण है किसके। तो भैया च, छ, जय ये उदाहरण है किसके, स्पर्शी व्यंजन है ये। च, छ, जय और झ ये स्पर्शी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो 18 में हमसे पूछा है कि सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं हमसे। तो देखो भैया 18 में क्या आएगा, देखते हैं पढ़कर कौन सा आएगा। ठीक है, बड़ी बहन कहाँ रहती है, आपकी आएगा। आपकी बड़ी बहन कहाँ रहती है, तो आपके लिए आप आएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में क्या कहा है, 19 में कह रहा है निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। मतलब संबंध बोधक बताना, क्या संबंध बताना हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहा है। तो काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 में क्या कहा है, 20 में हमसे कह दिया है कि उसने नया शॉल खरीदा, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो उसने नया शॉल खरीदा, तो नया क्या है, उसका गुण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक का मतलब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है, कोई संबंध नहीं रहता। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिर गया ना, वो अलग हो गया, तो इसमें कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या क्या रखा, नेक्स्ट ये कह रहा है कि 22 से 25 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प छांटिए। मतलब ये गद्यांश दिया भैया, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। देखो, आज हमारा देश स्वतंत्र है, आज हमारा देश स्वतंत्र है। अब हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। आए दिन पड़ोसी देश हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता रहता है, हमें उसकी आक्रमणकारी गतिविधियों पर रोक लगानी है। इसके लिए हमारे पास शक्तिशाली सेना होनी चाहिए। इसलिए विद्यालय में ही देश सेवा की भावना दृढ़ की जानी चाहिए। प्राचीन काल में आश्रमों में वेद शास्त्रों तथा सात अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों व पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया था। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। यह ठीक है कि हमारी संस्कृति शांति प्रधान है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाएं। आज पूरे विश्व में सैनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, हमें भी अच्छी सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, आपने गद्यांश यदि पढ़ लिया होगा तो आप इसका उत्तर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। 22 में हमसे क्या कहा है कि किस देश ने हमारी स्वतंत्रता को खतरा पैदा है। अरे भाई, पड़ोसी देश की बात करी थी ना, तो पड़ोसी देश से हमारे देश की स्वतंत्रता को खतरा है। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि हम बात करें तो 23 में हमसे क्या कहा है, विद्यालयों में किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। तो भैया विद्यालय में जो जोर दिया जाना चाहिए वो देश सेवा की भावना के विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो ऊपर ही रखें सारे प्रश्न। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों एक साथ निपटा लेते हैं। प्राचीन काल में वेद शास्त्रों के साथ विकास की शिक्षा दी जाती थी। कौन से विकास की शिक्षा दी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर ए अस्त्रों की और शस्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 25 कौरवों व पांडवों के शिक्षक कौन थे, तो भैया द्रोणाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमने गद्यांश पढ़ा ना, उसमें ही दे रखा था। ठीक है, तो देखिए भैया हिंदी के 25 क्वेश्चनों का हो गया सुपड़ा साहब। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी के क्वेश्चनों की। और अंग्रेजी के क्वेश्चनों की यदि हम बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि अंग्रेजी का पहला है, इसमें क्या कहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान से पढ़िए। 26 में हमसे कहा है कि चूज द फॉलोइंग वर्ब इनटू द नाउन सेकंड, ठीक है ना, सक्सीड। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो है ना सक्सीड, ये थर्ड फॉर्म देती, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 27 गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का इसमें प्रयोग किया जाएगा, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 27 में 27 की यदि हम बात करें तो कह रहे हैं दैट ट्रायंगल थ्री साइड आर इक्वल इज कॉल्ड एन एक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए इसमें हु जाएगा, यानी जिसकी बात कर रहा है, तो जिसका जिसकी जिसके के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा वी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 28 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी देख लो निपटा देते हैं इसको भी। 28 में हमसे कहा है कि identify the type of word that is underlined in the given sentence। अरे भैया it is शेर है। रविश, रविश मान इट माने यह है शेर, रविश माने क्या होता, बकवास या कूड़ा कचरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो ये क्या है, शेर, ये आपका एडजेक्टिव है यानी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है चूज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन अप्रोब, यानी ये जो नाउन है फॉलोइंग यानी वर्ब इनटू नाउन अप्रोब
अप्रूव की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 की यदि हम बात करें, तो ये अप्रूवल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रूवल। आई एम बिजी, आई शैल नॉट गो टू विद यू, मतलब मैं व्यस्त हूँ। आई शैल नॉट गो विद यू, मैं बिजी हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें, तो इसमें इंटरफोर्स, ठीक है ना, इंटरफोर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रखा है भैया, 31 में कह दिया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी सेंटेंस को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहा, तो देखो भैया पूरा करते हैं, कैसा होगा पूरा, ध्यान दो। देखो नो सूनर, अरे भैया नो सूनर दे दिया, नो सूनर के साथ किसका प्रयोग किया था, देन का प्रयोग किया था। लो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग किया था, 31 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें, तो 32 में कह रहा है कि विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी टेक, थीप और बिहेव, ठीक है। प्रीफिक्स पूछा, देखो एक होता है उपसर्ग, एक होता प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 32 की यदि हम बात करें, तो इसमें मिस आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो 33 में क्या कह रखा है कि पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक और ट्रांसफरेंसेशन ऑफ द वर्ड ब्रिज, ठीक है। तो देखो भैया ये जो ब्रिज दिया है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन करना हमें। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात कर रहे हैं, तो भैया ये यानी ब्रिजेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, VLR डेट जेड जी डी जेड। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करें, 34 में क्या कह रखा है, 34 में हमसे कहा है कि फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली जगह को भरो। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 34 की यदि हम बात करें, तो इसमें दिया है यानी नेचर्स ब्यूटी इज फॉर ऑफ अस टू एडमायर, अरे आल आ जाएगा, प्राकृतिक दृश्य की बात कर रहे हैं, नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो आल ऑफ टू एडमायर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, 35 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल एक्जुलरी, मतलब मॉडल वर्ब का बात कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा है, 35 में हमसे क्या कहा है 35 में, यानी यू कीप योर प्रोमिस, यानी यू शुड, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए, तो यू शुड, ठीक है। बाध्यता के लिए, प्रोमिस के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, नहीं तो यू के साथ ना विल का प्रयोग होता, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें, तो 36 में क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए इधर। 36 में हमसे कह रखा है कि एज एज अनस्टेबल एज वेदर, बटर 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 बटर, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेल नहीं आएगा, मरकरी नहीं आएगा, ए नहीं, बटर ही आएगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, ये नाउन उसकी बात कर रहा है, संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रखा है, जरा इसको भी ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। 37 में हमसे कहा है कि ए कम्युनिकेशन thank you that require that answer to feedback but they have had in their own words to confirm the understanding, चलिए, of both parties is listening। अरे भैया इतना लंबा चौड़ा घुमा के कहने की क्या जरूरत थी, इसमें एप्रोक्रेटिव आएगा आपका एप्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। यानी ये कह रहा है कि बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज माने हैं, लिसनिंग माने सुनने के लिए, तो क्या समझौता या बातचीत या मुद्दा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, तो 38 में कहा है हमसे, क्या कहा है, 38 में हमसे ये कहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट सॉ इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। क्या, राम सैड पे अटेंशन टू मी, राम आस्क्ड, मतलब राम ने क्या कहा है, टू पे अटेंशन टू हिम, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो कह रही है राम। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि हम बात करें, तो 39 में क्या कह रही है, इसको भी समझ लो। 39 में हमसे कहा है क्या, कि हाउ मैनी वर्ड्स आर रोंगली स्पेल्ड इन द सेंटेंस ब्लोब, यानी इसमें कौन से कितने वर्ड गलत दिए हैं। अगर सच में आपसे अंग्रेजी आती है तो आपको पता होगा कि नर्स कैसा लिखा जाएगा,
ब्रेप्ट कैसे लिया जाएगा, लिखा जाएगा, और बैंडेज कैसे लिया जाएगा। तो राउंड ठीक है, हिज सही है, हेड भी ठीक है। यही 3 मिस्टेक है, यानी 3 गलत स्पेलिंग पूछ रहे हैं हमसे, तो 3 शब्द गलत है लिखा हुए। 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है हमें। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक तरह से हिंदी में हम इसको बोल देते हैं अलंकार, यानी किस चीज की भावना इसमें निकल रही है। द विंड आइस, यानी ठंडी हवा, स्लैप इन द आर्म ऑफ डाउन, ठीक है। तो इसमें भैया कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, तो आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी पर्सोनिफिकेशन। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो इसमें कह रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन इस सिमिलर इन द मीनिंग टू, ये हो गया आपका परचेस। ये जो परचेस दिया है इसका सेम मीनिंग पूछ रहा हमसे, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात कर रहे हैं, तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाई, यानी खरीदना, परचेस कर लो या वाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 42 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है द अपोजिट ऑफ द वर्ड सपोर्ट। ये जो सपोर्ट होता है मदद करना, सहायता करना, सपोर्ट करना, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। यदि हम बात करें सपोर्ट का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओपोज। ऑप्शन नंबर सी ओपोज। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में क्या कहा है, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो ईच सेंटेंस हैज 1 और 2 वर्ड्स, ठीक है। क्या कर रहा है, Studies below are pleased for alternative from which you have to select the correct form of the word in the italicized. अच्छा, italicized, the unclear weapons have strengthened the military powers of many nations. देखो भाई क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं हम। इसमें हमसे पूछ लिया है क्या, यानी ये पूछ लिया हमसे इटेलाइज्ड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए स्ट्रेंजेंट, स्ट्रेंजेंट, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। और आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर मेरे हिसाब से वी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, ये हमें पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर एक्जुरेट इग्लिटी, यानी बी ऑप्शन, इसकी स्पेलिंग गलत है लिखी हुई, बाकी सबकी सही है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 में क्या कहा है, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें से कौन सा वर्ड आएगा जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, यही हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 45 में। और यदि हम बात करें इसकी, तो देखो पढ़ते हैं, मैसेज शर्मा ऑलवेज वांट टू एंजॉय ए लाइफ, यानी लग्जरी। ऑप्शन नंबर डी, ये लग्जरी की स्पेलिंग सही है, LUXURIOUS, बाकी सब गलत है। यही पूछ रहा था कि वो शब्द बताओ जिसकी स्पेलिंग ठीक हो और वाक्य को पूरा करें। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो देखो भैया क्या कह रखा, पहले तो हमें इन्होंने डायरेक्शन दे दी, क्या 46 से 50 तक जो है ना, ये इंग्लिश का हमें पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में से ढूंढ करके हमें उत्तर लगाने हैं। स्क्रीनशॉट लो भैया जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ले लिया तो ठीक है। अभी आगे देखो पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। देखो अभी और है, लो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, स्क्रीनशॉट लो। और हम करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया कितना बड़ा पैराग्राफ है, इधर भी दे दिया है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ जितने पैराग्राफ आपको दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 और 49 इनके आपको आंसर छाट के देने हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, पैराग्राफ को पढ़ो और आप जो है इसका जवाब दे दो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, लो एक क्वेश्चन और है 50वां, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा GK GS का, यानी सामान्य अध्ययन। लो ये दिया जी सामान्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहा है 51 में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, मतलब राजधानी और इधर देश का नाम, इधर राजधानी का। उज्बेकिस्तान की दिल्ली, गलत। दिल्ली तो भारत के ईस्ट तिमोर की ताशकंद, नहीं, ये तो ताशकंद इसकी राजधानी कैसे हो जाएगी। सेशेल्स की पोर्ट लुइस, नहीं, ये भी नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव, ये बिल्कुल बात ठीक है, सही वाला पूछ लिया था, यही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रहे हैं धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो भैया धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि धन किसका है, जनता का, और जनता के प्रतिनिधित्व किस में बैठे हैं, लोकसभा में। भाई हम बात करें 53, 54, 55, 56, एक साथ निपटा दें चारों को। चलिए 53 में क्या पूछा है, 53 में हमसे पूछा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस राज्य में है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में है। फूट डालो राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई थी लॉर्ड, देखो, वोट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो भैया लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था, विलियम बेटिंग नहीं था, लॉर्ड कर्जन, हाँ लॉर्ड कर्जन ने अपनाई तो थी, लेकिन उससे पहले यदि हम बात करें तो डलहौजी का नाम यहाँ पर जरूर आता है। तो इसका लॉर्ड कर्जन ही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 54 की यदि हम बात करें तो कर्जन ही सही है। क्यों, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, और ये इसीलिए किया था कि हिंदू मुस्लिम दोनों को लड़ा दो, आपस में अलग कर दो, फूट डालो राज करो। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 55 की यदि हम बात करें तो राजा राम मोहन राय। ठीक, कैसे याद करेंगे, ब्रह्मा के समान थे कौन, राजा राम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी, तो IMF की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो ये 1944 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें कह दिया संविधान से इतर निकाय कौन सा है। संविधान से इतर निकाय कौन सा है, तो योजना आयोग। इतर का मतलब अलग है, मतलब संविधान से अलग कौन सा है, तो योजना आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 की यदि मैं बात करूं तो 58 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमसे पूछा है, तो भैया ये खांगचेदोंग राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ठीक है, यदि हम बात करें नामदफा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा, नामेरी गुजरात में होगा, पापीकोंडा आपका तमिलनाडु यानी आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे पूछा है भारतवर्ष में स्वतंत्र हुआ था। अरे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, और भारत में से पैदा हो गया कौन, पाकिस्तान नल्ला 1947 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 60 की यदि मैं बात करूं तो फुटबॉल से संबंधित है आपका डूरंड कप। 61 में पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका म्यांमार नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, बल्कि म्यांमार नहीं है। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, मुझे ज़रूरत है अभी सब्सक्राइबर की, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आप सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों से बोलो, क्लास को शेयर करो, वीडियो का लिंक शेयर करो, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह शेयर कर दो। इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो, देखो मैं फ्री पढ़ाता हूँ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऊपर वाला आपकी जल्दी से जल्दी नौकरी लगा दे, भगवान आपकी सुन ले और हाई कोर्ट में आपकी जॉब लग जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो आप भी मेरे लिए इतना कर दीजिए कि प्लीज़ हमारा चैनल चल जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 62 की यदि मैं बात करूं तो 62 में हमसे क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। 1976 में 42वां संविधान संशोधन याद है। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो 63 में कहा कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से है। ठीक है ना, पंजाब का क्या हो जाएगा, गित्ता भांगड़ा। कर्नाटक का यक्षगान है क्या, राजस्थान का कौन सा है, कालबेलिया। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। 64 में हमसे कहा है क्या
कि हितोप दास की रचना अरे नारायण पंडित ने की थी। हितोप दास जो है इसकी रचना किसने की थी? नारायण पंडित ने की थी। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई हम बात करें 65 की, तो 65 में हमसे पूछा है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो भैया सिलिकॉन वैली की यदि हम बात करें तो ये अमेरिका में है, और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 66 में हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था बताओ कौन सी हो जाएगी? प्लाज्मा हो जाएगी। देखो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो 67 में क्या कह रखा है? 67 में हमसे पूछा है कि मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या जो है वो 639 होती है। लेकिन ये क्वेश्चन विवादित लग रहा है मुझे, पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो यही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 के आंसर की यदि हम बात करें तो ए आंसर ठीक होगा। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी 58, 59, 60, 70 है ना। चलो एक साथ निपटा लेते हैं इन्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है लोहे में जंग लगना क्या है? तो भैया लोहे में जंग लगने की यदि मैं बात करूं तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें सोडा वाटर में होता है, तो भैया सोडा वाटर में क्या होता है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए कहते हैं जो सोडा होता है, सोडे का पानी होता है, उसे मत पिया करो। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर सोडा वाटर पी रहे हो तो आप समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड को पी रहे हो, अपने अंदर भर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करें, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो उसका मात्रक है टेस्ला। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 के साथ 72 भी ले लूँ मैं। 71 में हमसे क्या कहा है? 71 में कह रखा है कि पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो भैया जो पेनिसिलिन निकाला जाता है वो कवक से निकाला जाता है। अच्छा आप ये बताओ मुझे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताओ। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल आपका दाब का मात्रक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखो साइंस का क्वेश्चन आ गया। आपने अगर इंटर में साइंस पढ़ी है ना, वास्तव में आजकल बच्चे आर्ट साइड लेना तो पसंद ही नहीं करते, ज़्यादातर साइंस साइड लेते हैं। तो चलो 73 का आंसर मैंने आपके लिए छोड़ दिया। कार्य बल विस्थापन के बीच संबंध बताओ। अरे लो तुम क्या बताओगे, मैं ये बता देता हूँ। कार्य होता है डब्लू, बल होता है फोर्स यानी एफ, और विस्थापन होता है एस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 की यदि बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रखा है? 74 में हमसे पूछा है वृद्धि हार्मोन्स द्वारा स्रावित होता है। मतलब जो वृद्धि हार्मोन्स है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। इसी को मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं, ग्लैंड मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 जीके का क्वेश्चन है, और जीके का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो भैया डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गणित की। अगला जो सेशन है वो है हमारा गणित यानी भाग नंबर 4। देखो भैया 75 क्वेश्चन 28 मिनट में खत्म कर दिए। देखो देखो तो सही, टाइम देखो, 75 क्वेश्चन 28 मिनट में खत्म कर दिए। स्पीड देखो। अब भैया थोड़ा सा टाइम लगेगा गणित में, 28 ही मिनट गणित में ले जाऊंगा। तो जाके मैं थोड़ा स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ और गणित को मैं हल करता हूँ। देखिए कैसा होगा गणित, ध्यान दीजिए इधर। देखो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 76 में। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर लेता है तो ए बी सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे? तो देखो भैया बी का नहीं दे रखा हमें, ठीक है ना। सबसे पहले हम मान लेते हैं यानी जो बी है वो कितना कार्य करता है? बी जो है एक्स दिन में करता है, बी एक्स दिन में करता है। अब वो क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो यानी ए उस कार्य को करने में कितना समय लेगा? ए जो समय लेगा आधी है ना, तो दुगना समय लेगा, यानी ये इतना दिन लेगा। अब वहीं हम बात करें तो सी का एक दिन का कार्य निकाल लो भैया, यानी सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ कहा सी ए और बी द्वारा किए गए एक साथ के कार्य का आधा ही कर पाता है। मतलब
सी आधा कर रहा यानी 1/2 कर रहा है किसका, ए और बी जितना कर रहा है, ए 1/x कर रहा है और बी की यदि हम बात करें 1/2x। इन्हें दोनों को जोड़ दो। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मेरा जो आंसर आ जाएगा यानी x का मान निकल कर आएगा और x का मान निकल कर आएगा यहाँ से 15। जब आप इस समीकरण को इसे पूरे को हल करोगे ना तो x का मान निकल करके कितना आ जाएगा 15। अब यदि हम बात करें तो ए का 1 दिन का कार्य निकाल लो भैया, ए का 1 दिन का कार्य निकाल लो। कैसे निकालेंगे, निकालो देखो, ए का 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य है तो ए का 1 दिन का कार्य कैसे निकालेंगे हम, देखो 1 ये है ना ए, देखो 2x है, x का मान आया 15 तो कितना आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। अब b का निकालो, b कितना कर रहा है केवल x है तो b का x का मान कितना आया 15 यानी 1/15 ये आ गया। अब यदि हम बात करें तो c का भी निकाल दो, तो c कितना कर रहा भैया, c इन दोनों का आधा कर रहा यानी 30। इन दोनों का 1 दिन का कार्य c का यदि मैं निकालूं तो c का कार्य वो कह रहा था कि तदनुसार c मिलकर कार्य करेगा यानी सी ए तथा बी द्वारा अकेला एक साथ कार्य करता। हाँ चलिए, तो सी का 1 दिन का आ जाएगा 1/20 आ जाएगा सी का। अब हमसे बात कर रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को करें, तो तीनों का काम निकाल दो भैया। देखो तीनों का काम कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ दो, ए का 1/30 यानी 1/30, बी का 1/15 1/15, सी का 1/20 यानी ये आ गया 1/20। इन तीनों का एलसीएम कितना ले लूंगा मैं, तीनों का एलसीएम ले लूंगा 60। यहाँ 60 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से और यहाँ 3 से, तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा 2 + 4 + 3, कुल मिलाकर 4 और 2 6 और 3 9 यानी 9/60 आ जाएगा। अब यदि हम बात करें इसकी तो तीनों मिलकर उस कार्य को इतने टाइम में करेंगे यानी इसे हल कर दो, 3 से, 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 20 तिया 60 यानी 3/20 आ गया। जब 3/20 आ गया इसको तीनों कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब हमसे क्षमता निकलवा रही है इसकी, तो इसको पलट दो, पलट दो कैसे करेंगे यानी 20 तो रख दो ऊपर और 3 रख दो नीचे, क्षमता निकल कर आ गई इनकी, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो जब इससे भाग दूंगा तो 6 सही 2/3 ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देख लो ये कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है इसमें, 77 में एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 21 मिनट में वह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। अरे भैया देखो दूरी यदि हम बात करें तो 90 किलोमीटर चल रही है, वो पूछा 21 मिनट में, तो 21 और बटे 60 है ना। देखो ये कट गया और 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63 और बटे 2। जब इसे भाग दोगे तो 63 का आधा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 63 का आधा, 31.5 किलोमीटर यानी किमी लिख दो। कहाँ 31.5, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, 78 में क्या कहा जरा देख लीजिए इसको भी, 78 को भी। 78 में क्या रखा है, 12 लड़कियां जिनका औसत 41 है, 18 लड़के समूह में शामिल हो जाती हैं, 18 लड़कों के समूह में शामिल हो जाती हैं। इस प्रकार पूरे समूह का औसत वजन प्रारंभ लड़कों के वजन से 2 किलोग्राम कम हो जाता है। प्रारंभ में सभी लड़कों का वजन का कुल योग क्या था। भैया देखो यदि हम बात करें तो समूह में कौन है, मतलब एक तो लड़कियां हैं और दूसरे कौन है, लड़के हैं, और कुल समूह निकालो, कुल समूह। अब देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें तो ये कह रही है 12 लड़कियां जिनका औसत 41 है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे 12 गुणा कितना आ जाएगा 41 प्लस, अब 18 लड़कियां शामिल हो गई लेकिन उनका औसत दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे 18 गुणा x कर देंगे। अब टोटल 12 वो हैं और 18 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 12 और 18 में जोड़ दूंगा, 12 और 18 तो ये कितना हो जाएगा जी, यानी दो उसमें जोड़ दो, 20 और 10 30, ये हो जाएगा 30। अब हमसे क्या कह दिया है कि औसत जो है 2 कम हो जाता है,
तो यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x-2, ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर आएगा ये। अब इसे हल करो, देखो जब इस दोनों की हम गुणा करेंगे 12 की और 41 की, तो मेरा आएगा 492, ठीक है। और जब हम 18 की x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18x, और जब 30 की इसमें गुणा करूंगा तो एक तो 30x आ जाएगा और माइनस के 30 दूनी 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लो, देखो 30x में से 18x घटा दो तो कितना बचेगा, 12x बचेगा, बराबर 492 में से मैं 60 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 552 बचेगा। अब 12 से जब मैं इसे 52 को काटूंगा तो ये मेरा कटेगा 46 बार, यानी x का मान आ जाएगा 46, ये x का मान आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभ में सभी लड़कों के वजन का कुल योग कितना था। लड़के कितने थे भैया, 18 थे ना लड़के, तो कैसे कर लेंगे, यानी लड़कों का योग पूछा लड़के, यानी कुल मिलाकर के 46 गुणा 18 यदि मैं करूं तो मेरा आ जाएगा 828 आंसर। मैं सवाल पहले ही सोल्व कर लेता हूं, सोल्व करने के बाद में प्रैक्टिस सेट कराता हूं, ठीक है। आप पूछोगे इन्हें गुणा भाग कैसे आ गई इतनी जल्दी, तो उसका राज यही है, प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद जब मैं बैठता हूँ कराने के लिए, ठीक है। कोई भी टीचर यदि बच्चे के सामने अटकेगा तो अच्छा लगेगा, ये मैं भी इंसान हूँ, कंप्यूटर थोड़ी हूँ, कैलकुलेशन मुझे भी करनी पड़ती है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो देखो 79 में क्या कह रखा है, सुनो, दो संख्याओं का गुणनफल 7776 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तीय 216 है तो उनका महत्तम समापवर्तीय क्या होगा। अरे भैया क्या करना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो दिया है आपका 7776, 7776 और बटे 216, इसे भाग दे दो, जब इसे भाग दोगे तो शायद 36 आएगा, है क्या ऑप्शन में 36, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 828 था, ये दिया। क्वेश्चन नंबर 80 की यदि मैं बात करूं, 80 में कहा है कि दो अंकों वाली वह एक संख्या, दो अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त, चीटी कहाँ से आ गई भी, ठीक है ना, उसके दोबारा पढ़ो, दो अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 होता है, उसके अंकों का अंतर क्या होगा। भैया देखियो, दो अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों को हम पलट देते हैं तो संख्या का अंतर कितना होता है, 18, उसके अंकों का अंतर क्या होगा। अरे कुछ नहीं कर रहा, 80 में हमको डरा दिया है, क्या करना, 18 दिए 9 से भाग दे दो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, इसमें कहा है एक आयताकार होल की सतह 6 मीटर गुणा 6 मीटर है तथा उसके फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाई गई हैं जिसका विकर्ण √10 यानी 10√2 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर के टाइल्स की संख्या पूछ लिया है ना, तो देखो क्या करेंगे, हम टाइल्स की संख्या की बात करें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या, एक तो सतह का क्षेत्रफल निकाल दो, सतह का क्षेत्रफल, और जितनी हमें दी है इन्होंने क्या, टाइल, प्रति एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल दो, टाइल्स का एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल दो भैया। देखो सतह के क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं तो ये शायद 8 है ये, ठीक है ना, तो अब मीटर में दे रखा है, क्षेत्रफल किस में आना चाहिए, तो हम इसे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 800, और ये 6 मीटर है तो ये 600, ठीक है 600 हो जाएगा, और बटे में कितना है, एक क्षेत्र का एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 10√2, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम, ये चलिए आपका 800 गुणा कितना आ जाएगा 600 बटे, अब क्या करेंगे, जब इसका हम वर्ग करेंगे क्षेत्रफल यानी इसका वर्ग करेंगे तो 10 का तो ये हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 2 का 2 कट जाएगा, 2 से 2 वर्गमूल कट जाएगा, अच्छा बटे में 2 भी दे रखा था क्या, नहीं नहीं 2 नहीं दे रखा, ठीक है। चलो 2 हम अपनी तरफ से कर लेंगे, 2 से गुणा यहाँ कर देंगे, 2 से गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 2 से 2 वैसे भी कट जाएगा, 1 2 1 2 6 48, यानी ये आ जाएगा आपका। अब यदि हम बात करें तो ये हमें कहीं दिख रहा है क्या, देखो ये हैगा 48, ऑप्शन नंबर सी में। भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, 82 में क्या कह रखा है
एक अर्धवृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में त्रिज्या का अंतर क्या होगा यदि उसका क्षेत्रफल 88 है तो। देखो भैया, त्रिज्या का क्षेत्रफल पूछ लिया। देखो, वृत्त की त्रिज्या नहीं पता हमें क्या है, आर मान लो, तो पहले तो हमें आर का ही मान निकालना पड़ेगा। त्रिज्या कौन सा क्वेश्चन है ये, 82 82। लो, त्रिज्या हमने क्या मान ली, 8 सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, अब वो कह रिया कि अर्धवृत्त की परिधि, देखो कितना दिया, क्षेत्रफल 88 दिया है इन्होंने। अर्धवृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, लेकिन अर्ध पूछा आधा। ठीक है, ये कर लेंगे हम। तो कैसे करेंगे भैया, इसको इससे काट दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, नहीं अभी मत काटो, अभी मत काटो, एक काम करो, ऐसे लिख दो, इसे ऐसे रहने दो, इसे ऐसे रहने दो। देखो 88, ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 आर स्क्वायर। तो जब 88 की मैं बात करूं तो 2 ऊपर आ जाएगा गुणा में, 22/7 है ना, और 7 गुणा 88 गुणा 7 गुणा 2 और बटे 22। देखो 22 चौक 88, 7 चौक 28 और 28 दूनी कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो आर स्क्वायर भी तो चल जाए, इस आर स्क्वायर का ही तो मान निकाला। अब आर स्क्वायर बराबर कितना चल जाएगा, 56। इधर का वर्ग इधर यदि मैं पहुँचाऊँगा तो आर का मान निकल के कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा था, वो ये पूछ रहा था, तो अर्धवृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में अंतर क्या होगा, अंतर पूछ रहा है ना। तो देखो भैया कैसे करेंगे अंतर, यानी एक तरफ तो मैं ले लूँगा पाई आर, परिधि की बात कर रहा, माइनस आर। अब पाई आर माइनस आर कैसे करूँगा, देखो पाई का मान कितना रख दूंगा, 22/7 रख दिया, 22/7 रख दिया। पाई आर, अगर मैं यहाँ से आर, चलो देखो इधर देखो, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, आर कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचा पाई, और यहाँ कितना बचा माइनस के 1। आर का मान कितना है 7.5, पाई का मान कितना है 22/7 और -1। इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, लगभग लगभग 16 के आसपास आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। 83 में हमसे कहा है कि किसी संख्या के 6/7 भाग का 20% 78 है, वह संख्या क्या होगी। देखो भैया, संख्या मान लो कितनी मान ली हमने, x मान ली। हमसे कह रही है x का 6/7, x का 6/7 भाग का 20% मतलब 20/100 कितना है, 78 है। लो जी, कर लो, इसे हल कर लो, हो जाएगा। 20 × 20, 20 × 100। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो देखो कैसे करेंगे, ये हो गया तुम्हारा x की गुणा करेंगे हम किस में, 6 में, 6 बराबर इधर चल गया 78, ये दोनों भाग में चल रहे हैं, क्या में पहुंच जाएंगे, गुणा में 5। हम जानते हैं 13 × 78, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65 और 65 × 7 = 455 आएगा। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का, 455 कहाँ दे रखा, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 84 की यदि बात करें, 84 में क्या कहा, 84 में क्या रखा, ए और बी एक साथ मिलकर एक दीवार को 12 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि बी उस दीवार को अकेला 18 दिन में तैयार कर सकता है तो ए अकेले कितने दिनों में तैयार कर सकता है। देखो भैया, यानी कहने का मतलब ये 12 दिन में ए कर रहा है और 18 दिन में बी कर रहा है, मतलब 12 × 18। अंतर इनका कैसे निकालूंगा, 1 18 - 12, ऐसा कर दो, आंसर आ जाएगा, कर दो। देखो 18 में से 12 घटाऊंगा कितना बचेगा, 6, और इधर चल जाए तुम्हारा 12 × 18। देखो 6 × 6 36 18 और 12 तिया कितना आ जाएगा, 36। और भैया यही आपका आंसर है, ये दे रखा 36, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। 85 देखो भैया, 85 में क्या रखा है, क्या कहा है, ध्यान दीजिए इधर। एक वस्तु
जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये 25% 15% के क्रम से बट्टों के साथ बेची जाती है। खरीदार को 10% का एक बट्टा देने के उपरांत भी 20% लाभ लेकर बेचना चाहता है, उसे उसका कितना अंकित मूल्य निर्धारित करना होगा। देखो भैया, कोई वस्तु है उसकी, अब वस्तु पे बट्टे 2 लगा दिया, आपको कितना, वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, 25% 15% का बट्टा लगा दिया। तो देखो पहले तो इतने को समझो, यानी समतुल्य बट्टा निकालो, समतुल्य बट्टा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 85वां क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो 25% का लगा दिया, 15% का लगा दिया, ये बट्टा है, घटा देंगे कितने में, तो 25 गुणा 15 और बटे कितना कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा। अब जब मैं इसको सारी रिएक्शन को इसको जब मैं हल करूंगा, तो हल करने के बाद देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, इन्हें घटा बढ़ा करूंगा, 25 कन 25, 25 चौका 100, फिर इसका एलसीएम लूंगा, तो कुल मिलाकर के मेरा जो आएगा वो 36.25% आ जाएगा। जब इसे हल करूंगा ना ऊपर वाले को, तो ये आएगा। फिर हमसे वो पूछेगा कि इस पर वो 20% का भाग लेता है, लेकिन 20% की यदि हम बात करें तो पहले क्रेता का क्रय मूल्य निकाल लो। देखो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे क्रेता का, इधर ध्यान दो। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 800 का जो ये आंसर आया है 800 का, इसे 100 में से घटा देंगे। ठीक है ना, इसे 100 में से जब घटाऊंगा 36.25 को, तो मेरा लगभग 63.75 आ जाएगा। ठीक है, और सबके बटे 100। देखो 2 जीरो है और दशमलव जब दूर करूंगा तो इसको जब हल करूंगा, लो इसको काट दो, 8 की गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो लगभग 510 मेरा आ जाएगा। अब हमसे क्या कह दिया, 20% का लाभ कर दिया, 20% लाभ। अब 20% का लाभ यदि वो लेगा, किस पे लेगा, विक्रय मूल्य पे, तो देखो 120 हो जाएगा, क्योंकि 100 पे 20 का लाभ ले लिया है। टोटल कितना है, 510 है, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया, 51 की गुणा 12 से कर दो अब। ठीक है ना, यानी 12 गुणा 51, यही तो बचा। और जब इसकी गुणा आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 612, 612 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये 612 क्या आया आपका, ये विक्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि हमसे आगे पूछ कर दिया। देखो सवाल ही जब इतना लंबा और इतना बेतुका है, तो मैं क्या करूं भैया, हमसे पूछ रहा है 10% का बट्टा देने के उपरांत 20% का लाभ चाहता है। तो देखो कैसे करूंगा, मैं करूंगा इसे 90/100 बराबर 612। 1 0 से 1 0, 9 से इसे काट दूंगा, 10 जाकर उसमें लग जाएगा, तो कुल मिलाकर के लगभग मेरा 680 आंसर आ जाएगा। दिया है कहीं 680? ये दिया ऑप्शन नंबर डी। बड़ा लंबा बेतुका सवाल था, दोबारा देख लेना बैक करके। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 86 की, तो 86 में क्या कहा जरा ध्यान दीजिए, माइनस के 7 है, इतने 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 का सरल देखो सरल करना, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें, मतलब ब्रैकेट खोलनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की यदि हम बात करें, किसी धनराशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है, उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की दर क्या है। अरे भैया देखो, ब्याज की दर की यदि हम बात करें तो 3 वर्ष का कितना दे रखा, 87, क्वेश्चन नंबर 87, 3 वर्ष का कितना दे रखा है इसने हमें, 240 दे रखा, ये दे रखा 3 वर्ष का कितना है, 240 है। और यदि हम बात करें तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो भैया, 2 वर्ष का, देखो 2 वर्ष का कैसे निकालेंगे हम, तो 2 वर्ष का हम ऐसे निकालेंगे, 240/3 गुणा 2, इसे करो, और जब आप इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, मतलब 160 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है, मूलधन भी नहीं दिया कि इसने नहीं दिया, किसी धनराशि का, धनराशि मान लेंगे हम कितनी, धनराशि मान लो P और दर मान लो R और गुणा 2 वर्ष और बटे 100, ये कर दो भैया, बराबर 160।
जब इसे हल करोगे तो आपको पी और आर दोनों का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। तो देखिए 88 सवाल लंबा है भैया, बड़ा है। ज्ञात कीजिए कि बिंदु 2,2 1,2 तथा 6,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3,4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 3,4 के अनुपात में यदि मैं विभाजित करूंगा तो ये कितने विभाज में होगा, तो 3,4, 4 का आधा 3 का, यानी 2:3 में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हल करूंगा तो बहुत लंबा पूरा पेपर भर जाएगा। 89 में क्या कह रखा है भैया, जरा ध्यान दीजिए। 89 की यदि मैं बात करूं कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह धनराशि अपने 8 गुना उसी ब्याज की दर से निम्न समय पर हो जाएगी। देखो भैया क्या करना है, दुगनी बता रही है ना। देखो इसके लिए एक फार्मूले का यूज करना है हमें। क्या, यानी दुगनी धनराशि तो 2p लगा दूंगा बराबर एक राशि, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 + r/100। और देखो क्या वर्ष बता दिया, 4 वर्ष, तो यहाँ पर रख दो 4, सबके मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की यदि हम बात करें तो 90 में क्या क्या रखा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इसको तो तुम्हें खुद करना है ट्राई, मैंने बता दिया। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो भुजा दे रखी है हमें 3, 4, 5 के अनुपात में। तो भुजा मान लो भाई, कितनी मान लेंगे हम, भुजा मान लेंगे कितनी, यानी 3x, 4x और 5x, ये भुजा मान ली हमने। अब वो कह दिया है इनका परिमाप पूछ रहा है। तो देखो परिमाप में एक संख्या आती है एस, एस को निकालने, एस क्या होता है, सर्वांतर होता है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3x + 4x + 5x और सबके बटे 2। ठीक है, यदि हम बात करें तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, 7, 5, 12 और 12 को मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा, ये एस है, एस का मान आ जाएगा 6x। अब x का मान 6x आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे अब हम इसको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है भैया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हमें कितना, 216 ये दिया सेंटीमीटर। देखो ये क्या आता है, इसमें आता है ये सूत्र आता है, क्या आता है, S - A। ठीक है ना, फिर आता है S - V, फिर आता है S - C और बराबर कितना चल गया, बराबर 216 चल गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, देखो ABC समझ लो, ABC, ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है, और S का मान कितना दिया, 6x। बस कर लो, मान सारे दे तो दिए, और जब आंसर निकालोगे इसका तो त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया, तो आपका x का मान आएगा निकल के, s का यानी क्षेत्रफल x का मान आएगा, x का मान आएगा 6, फिर उस 6 को गुणा कर देंगे 12 से, 12 गुणा 6, 12 छंग 72 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है ना हमसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 91, 91 में क्या कह रखा है, जरा ध्यान दीजिए। 91 में कहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 4, 5, 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अरे कुछ मत करो, देखो हम जानते हैं 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 12 है, इस तरह से आता है ना, क्या आता है, लैसे निकालना, इन सब का लैसे निकाल दो। ठीक है ना, और जब लैसे तुम निकालोगे तो इनका लैसे कितना आ जाएगा, इसका लैसा आ जाएगा 120। फिर वो कह रहा है प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो 120 में 3 और जोड़ दियो +3, तो बराबर 123 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की यदि मैं बात करूं तो देखो 92 में क्या कह रखा है, 92, 93 दोनों एक साथ ले लो। 92 में हमसे कह रखा है कि
देखो भैया 92 में क्या कह रखा है, जरा समझने का प्रयास करो। इतने इतने के लघुत्तम समवर्तीय तथा महत्तम समवर्तीय का अनुपात क्या होगा? अरे भैया देखियो, इस सब का लैसे निकालो, 13 की घात 4, 13 की घात 2, 13 की घात 12, 13 की घात 16। जब सबका लैसे निकालोगे तुम तो भैया आ जाएगा तुम्हारा 13 की घात 16। और जब में से निकालोगे तो सबसे छोटी घात कौन सी है? 13 की घात 2, यानी 13 की घात 2। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 16 में से 2 घटा दो, यानी 13 की घात 14। 13 की घात 14 कहाँ दे रखा? 13 की घात 14 अनुपात 1। ये आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 में क्या कहा, जरा इसको देख लीजिए। एक एरिया, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की छाया से दुगनी है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से दुगनी है। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। ठीक है। सूर्य के उन्नयन कोण की यदि हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है, लंबाई h मान लो, छाया की लंबाई 2h मान लो। और जब हम लेंगे टेन थीटा तो कितना हो जाएगा? h/2h हो जाएगा। h से h कट जाएगा तो 1/2। और 1/2 किसका मान होता है? टेन इनवर्स से 1/2 1/2 टेन इनवर्स डी, यानी 30 का मान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखो 94 से 97 तक इस पाई चार्ट का यूज करना और क्वेश्चनों के आंसर हमें देने हैं। तो देखो भाई कैसे करते हैं, कुल मिलाकर के ये कर को दर्शा दिया है, ये मजदूरी को दर्शा दिया है, ये प्रशासन को दर्शाता है, ये वितरित लाभ को, और ये सामग्री को दर्शा रहा। क्वेश्चन नंबर 94 की यदि मैं बात करूँ तो ये कह रहा है, यदि वर्ष के दौरान कंपनी की कुल व्यय 500 करोड़ हुआ हो तो सामग्री और करों को मिलाकर कुल कितना व्यय हुआ? तो भैया सामग्री और कर की यदि हम बात करें तो देखो, सामग्री और कर, सामग्री कितनी है? 22% ये है, और कर कितना है तुम्हारा? 36% ये दे रखा है। ठीक है ना। अब कुल कितना दे रखा है इन्होंने, यानी 22 को और 36 को जोड़ दूंगा, और कर दे रखा है कितना? 500। तो देखो कैसे करूंगा इसे मैं ऐसा करूंगा, यानी 500/100। और जब मैं 22 और 36 जोड़ूंगा, 22 और 36 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 58, यानी गुणा 58। लो जी, ये 58 है, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 1 2 1 2, 58 की 5 से गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40, और 5 पंजे 25, और 4 29। ये आंसर आ जाएगा आपका। आगे हम बात कर रहे हैं 95 में, कह रहा है करों पर हुए व्यय की तदानुरूपित त्रिज्या खंड सेक्टर का कोण क्या होगा? मतलब करों का कोण पूछ लिया हमसे। करों के कोण की यदि हम बात करें तो लगभग 129.6 आ जाएगा। ठीक है ना। कैसे करेंगे इसे, यानी टोटल कितना है? 360 का कोण बनता है हमारा। टोटल 360 का प्रतिशत कितना होता है? 100 का। और कर कितना दे रखा? 36। ये इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 96 में देखो 1 घंटे का मैंने वीडियो का टाइम सिलेक्ट कर रखा है, 1 घंटे में वीडियो कट हो जाएगा अपने आप ही, इसलिए क्वेश्चन नंबर 96, यदि मजदूरी पर हुआ प्रतिशत व्यय सामग्री के प्रतिशत व्यय का x% है तो x का अनुमानित किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं तो देखो, सामग्री की बात करें तो सामग्री देखो कितने की दे रखी है, यहाँ पर सामग्री दे रखी है आपकी 22%, मजदूरी दे रखी है 25%। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें तो 25% बराबर 22% का, यानी 22/100 का कितना कर दूंगा मैं? x, और बटे 100, और इसका कितना आ जाएगा? इसका भी 100। लो जी, से खत्म कर दो, इस सब को हल कर लो, 25/100 22/100 गुणा x, इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो कट हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ अगले क्वेश्चन भी करा दूँ। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें 97 97 में क्या कह रखा है, देखो सुनो, यदि यदि वर्ष के दौरान कंपनी की कुल व्यय 500 करोड़ रुपए हो तो वितरित लाभों पर व्यय प्रशासन व्यय में कितना अधिक होगा? दोस्तों देखो वीडियो कट हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे का टाइम मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, पर मैं करा रहा हूँ जब तक वीडियो चल रहा है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम ये मेरी समस्या है। मैं बड़े से बड़ा प्रैक्टिस सेट 1 घंटे में निपटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैथ काफ़ी हार्ड है। 59 कैसे होगा? 59 नहीं, 97।
तो देखो 97 को हम कैसे करेंगे, हमें जो है विपरीत लाभों का BI यदि मैं देखूँ तो कितना है 13% है, और यदि मैं बात करूँ प्रशासन का कितना है 4% है, तो 13 में से 4 घटा दूंगा कितना बचेगा 9% बचेगा, है कि नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, कुल मिला के 500 करोड़ दे रखा, 500/9/100, इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, तो ये कह रहा है शब्द BATCH के दो दो अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो भैया BATCH के दो दो अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो भैया लगभग 20 शब्द बनाए जाते हैं दो दो अक्षर, यानी